हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अदिति। वेलकम टू एडुकैप सर्विसेज। आज हम बात करने वाले हैं लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम सब्जेक्ट के कुछ टॉपिक्स के बारे में। इससे पहले भी मैंने इस सब्जेक्ट पे एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने कवर किए हुए हैं जो एग्ज़ाम में आए हुए थे। तो अगर आपने वो वीडियो मिस कर दी है तो आप ऊपर आ रहे आई बटन पे क्लिक करके वो चेक कर सकते हैं और नोट्स को कॉपी डाउन कर सकते हैं। साथ ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि कोई भी अपकमिंग वीडियोस आप बिल्कुल भी मिस ना करें। प्लस अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनरल क्लासरूम लैंग्वेज की, जो लैंग्वेज हम क्लासरूम में यूज़ करते हैं उसके बारे में। तो क्लासरूम लैंग्वेज एक तरह की रूटीन लैंग्वेज है जो हम रेगुलर बेसिस पे अपनी क्लासरूम में यूज़ करते हैं, जैसे कि इंस्ट्रक्शंस देने के लिए टीचर यूज़ करती है टेक आउट योर बुक्स प्लीज़ सिट डाउन। तो ये क्या है, ये आपकी जनरल क्लासरूम रूटीन लैंग्वेज है जो किसी भी एक क्लासरूम एनवायरनमेंट में यूज़ होती है। ये टीचर और स्टूडेंट्स रिटन या स्पोकन लैंग्वेज में जो कम्युनिकेट करते हैं किसी भी टास्क को करने के लिए, वो लैंग्वेज को हम जनरल क्लासरूम लैंग्वेज कहते हैं। ये आपके स्किल को भी डिस्प्ले करती है, प्लस आपके जो भी एकेडमिक कंटेंट है उसे भी डिस्प्ले करेगा, प्लस आपकी क्लासरूम की लाइफ को बिल्ड करती है। तो यही जो नॉर्मल लैंग्वेज आप यूज़ करते हैं, आपने भी अपने स्कूल में यूज़ करी है, उससे टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में जो वार्तालाप होता है इसके थ्रू, वो ही जनरल क्लासरूम लैंग्वेज होती है। अब बात करते हैं लैंग्वेज रिच क्लासरूम की। लैंग्वेज रिच क्लासरूम वही होती है जो थॉटफुली डिज़ाइंड लर्निंग एरिया है, एक तरह से एक लर्निंग जो हमने सोच समझ के बनाया है, इसे डिज़ाइन किया है लैंग्वेज रिच एनवायरनमेंट को, ऐसा माहौल बनाया है जिससे जो बच्चे का लैंग्वेज स्किल है वो बढ़े और अडल्ट इंटरेक्शन बढ़े, मतलब उसका अपने से बड़ों से इंटरेक्शन बढ़े और उसकी जो लैंग्वेज स्किल है वो ज़्यादा अच्छी हो। जैसे कि आप कोई भी ग्रुप को डिवाइड कर देते हो एक क्लास के अंदर और उसका एक हेड बना देते हो किसी एक अडल्ट को, फॉर एग्जांपल किसी सीनियर को, तो वो क्या एडल्ट इंटरेक्शन बढ़ने से बच्चे का जो कम्युनिकेशन स्किल है, लैंग्वेज स्किल है, लिखने का बोलने का, वो बढ़ जाता है। तो लैंग्वेज रिच क्लासरूम का यही है कि चिल्ड्रन की लैंग्वेज स्किल्स को बढ़ाना अडल्ट इंटरेक्शन बढ़ा के। लैंग्वेज रिच जो क्लासरूम है वो आप यंग चिल्ड्रंस में सबसे ज़्यादा फॉलो करते हैं। इससे आप नई वोकैबलरी सीखते हो, प्लस जो नई वोकैबलरी लिखने का प्लस बोलने में जो हेल्पफुल होता है वो चिल्ड्रन इससे लर्न करते हैं। अपनी फीलिंग्स भी बता पाएंगे आपको बोलने से, और राइटिंग भी एक तरह का अनदर एस्पेक्ट है जो लैंग्वेज रिच क्लासरूम में यूज़ होता है। ठीक है, क्लियर। सबसे मेजर क्लास की एक्टिविटी है जो टीचर फॉलो करती है प्रॉपर प्लानिंग और मैनेजमेंट के साथ। बेसिकली आप ये कह सकते हो एक प्रॉपर डायरेक्शन प्रोवाइड करना ताकि बच्चों के अंदर एक स्किल अच्छे से चला जाए और एक लर्निंग प्रोसेस उनके लिए इजी हो जाए। तो बेसिकली एक तरह का डेलिब्रेट अरेंजमेंट है एक्टिविटीज़ का, जिसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं प्रेजेंटेशन, प्रैक्टिस, फीडबैक और असेसमेंट, ताकि आप एक स्पेसिफिक लर्निंग डेवलप कर पाएँ स्टूडेंट्स के अंदर। तो वो एक तरह की एक्टिविटीज़, इंस्ट्रक्शंस आप देखेंगे टीचर आपको हर मेथड, सबसे कॉमन मेथड है जो क्लासरूम में यूज़ होता है कि वो आपको गाइड करता है कि इस चीज़ को फॉलो करो और ऐसे ऐसे चीज़ें सीखो। तो एक मेथड जो है सबसे ज़्यादा यूज़फुल ये मेथड है टीचिंग के अंदर। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। बेसिकली ये फॉर्मल मेथड है और ये लिमिटेड ड्यूरेशन का ही होता है। इसमें टीचर इंस्ट्रक्टर की तरह ही काम करता है, एक कॉन्शियस एफर्ट है जो आप सोच समझ के ही यूज़ कर रहे हो इसको, और एनवायरनमेंट इसमें डेमोक्रेटिक नहीं होता है। ये बेसिकली टीचर सेंट्रिक है क्योंकि टीचर ही यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शंस दे रही है और स्टूडेंट को बेसिकली फॉलो ही करना है। और इंस्ट्रक्शन मीन्स फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देना, क्रिटिकल एनालिसिस करना किसी भी नॉलेज की। ठीक है, ये एक तरह की आर्टिफिशियल और लिमिटेड एक्टिविटी है जिसमें आप एडवाइस करते हो ताकि चाइल्ड के बिहेवियर के अंदर कुछ चेंजेस आए पर्टिकुलर टाइम और प्लेस के अंदर। अब इंस्ट्रक्शनल एड्स क्या होते हैं। अब इंस्ट्रक्शंस के लिए आप एड्स जो डिवाइसेस यूज़ करते हैं टीचर, ताकि लर्निंग और आपकी जो टीचिंग है वो दोनों ही इफ़ेक्टिव भी हो और इंटरेस्टिंग भी हो, तो वो आपके इंस्ट्रक्शनल एड्स होते हैं जो डिवाइसेस आप यूज़ करते हो। अब कौन सी ऑडियो विजुअल डिवाइसेस होती हैं यूजुअली। अब ये हेल्प क्या करती हैं, इनके एडवांटेजेस क्या हैं। एनर्जी सेव करती हैं, आपका इंटरेस्ट बनाती हैं, प्लस आपके वेरियस स्किल्स डेवलप करने में, आप किसी डिवाइस को यूज़ करने के लिए भी उसे सीखेंगे ना कि कैसे यूज़ करना है, तो ये भी एक तरह का स्किल आपके अंदर डेवलप होता है।
एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, उसके कंटेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ये क्लैरिटी प्रोवाइड करता है आपकी लर्निंग सिचुएशन में। और जितने भी लोग हैं स्टूडेंट्स हैं, सबकी इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। किसी को देखकर ज़्यादा समझ आता है, किसी को सुन के ज़्यादा समझ आता है, तो उसके अकॉर्डिंगली ये एड्स इंडिविजुअल जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफ़िल करता है। अब प्रिकॉशंस क्या यूज़ करनी चाहिए आपको इंस्ट्रक्शनल एड यूज़ करने के टाइम पर? स्टूडेंट शुड बी अवेयर ऑफ द एड्स। अब आपको ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स डिवाइसेस यूज़ करने चाहिए जो स्टूडेंट्स को पता हो। फॉर एग्जांपल आप प्रोजेक्टर यूज़ कर रहे हो कुछ भी इंस्ट्रक्शंस देने के लिए, तो वो डिवाइस बच्चे को पता हो कि क्या है। कंप्यूटर आप यूज़ कर रहे हो या आप कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग सुना रहे हो, तो बच्चे को वो इंस्ट्रक्शनल एड की नॉलेज थोड़ी होनी चाहिए। एड शुड बी फुली चेक्ड बिफोर यूजिंग दैम बाय द टीचर। तो पहले ही पूरा चेक होना चाहिए टीचर के यूज़ करने से पहले ही, और एक्यूरेट होना चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए। पहले ही सिलेक्ट हो जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू द मेंटल लेवल ऑफ द स्टूडेंट, और ज़्यादा कॉस्टली नहीं होना चाहिए, और एक नेचुरल वे में आप उसे डिस्प्ले कर पाएँ, तो वो इस तरीके का ही एड होना चाहिए, इस तरीके की ही डिवाइस होनी चाहिए। और टीचिंग एड ऐसा ही यूज़फुल होना चाहिए जो बच्चे की पर्पस ऑफ लर्निंग को फुलफ़िल कर सके। स्टूडेंट शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर यूजिंग स्पेशल टाइप ऑफ एड्स लाइक रेडियो, टीवी। तो मेंटली बच्चों को प्रिपेयर होना चाहिए, और ये एक से ज़्यादा एड्स यूज़ नहीं करने चाहिए किसी भी क्लास के अंदर, ठीक है। तो ये प्रिकॉशंस आपको ध्यान में रखनी है। अब यूज़ क्या है लिटरेचर का अक्रॉस द करिकुलम। ये क्वेश्चन आपका आ जाता है यूजुअली, तो अगर इन केस आ जाता है कि लिटरेचर का क्या यूज़ है आपके करिकुलम के अंदर, तो वो आप इन पॉइंट वाइज आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। लिटरेचर बेसिकली प्रोवाइड करता है प्लेजर लिसनर्स और रीडर्स दोनों के लिए। रिलैक्सिंग करता है, आपकी डेली प्रॉब्लम से आपको रिलैक्स प्रोवाइड करता है। लिटरेचर आपका एक्सपीरियंस बिल्ड करता है, और ये आपकी जो इम्प्रूव करता है अचीवमेंट में, आपको एक रिक्रिएशनल आइडियाज़ देता है। तो ये लिटरेचर जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है थिंकिंग स्किल डेवलपमेंट करने के लिए। लिटरेचर आपको एक लैंग्वेज का मॉडल प्रोवाइड करता है जो आप चिल्ड्रन को करेक्ट सेंटेंसेस समझाने के लिए, पैटर्न समझाने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। तो लिटरेचर बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई जाती है हर एक क्लास के अंदर। इंग्लिश के सब्जेक्ट में ये बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई जाती है, क्योंकि आपकी लैंग्वेज डेवलपमेंट स्किल में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। लिटरेचर सपोर्ट करती है आपकी लैंग्वेज आर्ट और कल्चर करिकुलम में भी। तो लिटरेचर आपकी बताती है कि कैसी आपका कल्चर रहा है और कैसी आपकी लैंग्वेजेस रही हैं। चिल्ड्रन को भी हेल्प करता है उनकी प्रॉब्लम डील करने के लिए, करियर को इस्टेब्लिश करने में हेल्प करता है, बेसिकली करिकुलम को भी इंटीग्रेट करता है, क्योंकि लिटरेचर अगर आप पढ़ते हैं आपकी लैंग्वेज डेवलप होती है, वो लैंग्वेज आपको बाकी सारे सब्जेक्ट्स को भी समझने में हेल्प करती है। आपकी रीडिंग एबिलिटी और एटीट्यूड को भी इम्प्रूव करता है। और मल्टी कल्चरल लिटरेचर जब आप पढ़ते हैं किसी भी रेस की या किसी और कल्चर की, तो वो भी आपके स्किल्स को डेवलप करता है और आपको कल्चरल रिच बनाता है। तो लिटरेचर का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है, जो कि आप देखेंगे आपकी लैंग्वेज डेवलपमेंट में काफ़ी हेल्पफुल है। अब बात करते हैं क्वेश्चनिंग एंड डिस्कशन इन क्लासरूम। ये MDU CRSU 2019 का क्वेश्चन है, 16 मार्क्स में आया हुआ है कि क्वेश्चनिंग और डिस्कशन क्लासरूम को आप अच्छे से एक्सप्लेन करें। तो क्वेश्चनिंग बेसिकली एक डिवाइस है टीचिंग लर्निंग सिचुएशन की, जो बेसिकली आपने बहुत कॉमनली यूज़ करें। जब भी आप कोई क्वेश्चन पूछते हैं टीचर उसका जवाब देती है, या टीचर आपसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं आप उसका जवाब देते हैं, तो इससे क्या होता है आपकी टीचिंग भी होती है प्लस आपकी लर्निंग भी होती है। इससे क्या होता है आप जो भी रिस्पॉन्स है बच्चे का, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट रहती है। तो बेसिकली टीचिंग लर्निंग सिचुएशन की ये सबसे मेजर डिवाइस है, और ये आर्ट जो है वो आपकी डिफ़ाइन करती है रिस्पॉन्स मैनेजमेंट को, कि आपका क्या बिहेवियर है और क्या टेक्निक्स आप यूज़ करते हो किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, और क्या क्वेश्चंस टीचर पूछती है ताकि बच्चों से वो डिज़ायर्ड आंसर निकलवा पाए। तो एक तरह की टेक्निक टीचर यूज़ करती है पढ़ाने के लिए और उनके अंदर कुछ समझाने के लिए और लर्निंग सिखाने के लिए। अब कंपोनेंट्स क्या होते हैं इसके? प्रॉम्प्टिंग रेफर्स की हिंट जो टीचर प्रोवाइड करती है किसी भी क्वेश्चन को पूछते हुए, ताकि एक डिज़ायर्ड रिज़ल्ट पे आ जाए। तो प्रॉम्प्टिंग एक तरह की जो हिंट टीचर खुद ही देता है क्वेश्चन के साथ, ताकि बच्चे एक प्रॉपर डिज़ायर्ड जो वो रिज़ल्ट चाहती है, जो आंसर दे वो दे पाएँ। सीकिंग फर्दर इन्फॉर्मेशन,
ये जो टेक्निक है ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन निकालने की टेक्निक है ताकि इनकम्प्लीट और जो पार्शियल करेक्ट रिस्पॉन्स है वो आप डिज़ायर्ड लेवल तक पहुंचा पाओ। तो ये सीकिंग फर्दर इन्फॉर्मेशन, जैसे एक किसी टीचर ने कोई क्वेश्चन पूछा, अब एक बच्चे ने आंसर उसका पार्शली करेक्ट दिया, अब टीचर उसी चीज़ से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन पूछ लेगी ताकि जो करेक्ट एग्जैक्ट आंसर वो चाहती है बाकी बच्चे उसे दे पाए। तो ये सीकिंग फर्दर इन्फॉर्मेशन भी एक तरह की टेक्निक आप यूज़ करते हो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे के ताकि बच्चे डिज़ायर्ड रिजल्ट पे आ पाए। रीफोकसिंग, ये एक तरह की टेक्निक यूज़ होती है करेक्ट रिस्पॉन्स टू स्ट्रेंथन द रिस्पॉन्स। तो बेसिकली ये टेक्निक यूज़ होती है आपकी जो रिस्पॉन्स है लोगों ने दिया है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए और उसे एक तरह की नोबल सिचुएशन में कंसिडर करें कि वो फिट हो पाए। ठीक है। रीडायरेक्शन क्या होती है? ये टेक्निक जनरली अप्लाई होती है जब कोई रिस्पॉन्स या इनकम्प्लीट रिस्पॉन्स सिचुएशन है, कोई रिस्पॉन्स आ ही नहीं रहा है और आपको वो क्वेश्चन बार बार लोगों से पूछना पड़ रहा है ताकि कुछ रिस्पॉन्स आए। अब इंक्रीजिंग क्रिटिकल अवेयरनेस, ये टेक्निक यूज़ होती है जब करेक्ट रिस्पॉन्स सिचुएशन अपने आप आ ही जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसमें पूछते हैं हाउ कैन यू जस्टिफाई इट, या वाई टू अज्यूम दिस, या ये कैसे हो गया, या इसके पीछे क्या आंसर था। तो क्रिटिकल आंसर तो मिल रहा है बट उसको फर्दर जस्टिफाई करने के लिए आप बोलते हैं ताकि उसकी एनालिसिस अच्छे से हो पाए। ठीक है। अब बात करते हैं ग्रुप डिस्कशन की। डिस्कशन मेथड जो है वो टीचिंग प्रोसेस का टीचिंग की प्रोसेस में बहुत ही कॉमनली यूज़ होता है। इसमें जो स्मॉल ग्रुप हैं वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं या तो लिख के या बोल के या सुन के, और ताकि एक इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव जो आइडिया है उस डिस्कशन का वो फुलफ़िल हो पाए। तो ओरल ऑडियो स्किल्स भी आपके यूज़ होते हैं डिस्कशन मेथड के अंदर। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? वाइड नॉलेज बढ़ाना किसी भी सब्जेक्ट के बारे में। जब भी 10, 5, 6 लोग बैठ के किसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे तो उनके आइडियाज़, उनके आंसर्स आपकी एक नॉलेज बढ़ाएंगे ही उस सब्जेक्ट या उस टॉपिक के बारे में। डेवलप करना अंडरस्टैंडिंग, अप्रिसिएशन, दूसरों के आंसर्स को अप्रिशिएट करने में भी ये मेथड बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है क्योंकि आप दूसरों के आंसर्स, रिस्पॉन्सेस को भी सुनते हो, आपकी लिसनिंग पावर भी बढ़ती है। अब डेवलप करना एक्सप्रेशन स्किल को, कि अपने आंसर्स को देना आपकी एंजाइटी को रिड्यूस करता है। ये जो आप आंसर देने के लिए उतावले हो रहे होते हो उस चीज़ को थोड़ा कम करता है क्योंकि डिस्कशन मेथड में आप प्रॉपरली बोल पाते हो, नए आइडिया आपको मिलते हैं, आप टॉलरेंट बनते हो, इससे आप चीज़ें हैंडल करना सीखते हो, आपके मैनेजमेंट स्किल बढ़ते हैं, आपका कम्युनिकेशन अच्छा होता है और आप दूसरों का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसे भी अच्छे से समझ पाते हो। तो यही ऑब्जेक्टिव है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है ग्रुप डिस्कशन मेथड की? ये आपकी स्किल डेवलपमेंट अप्रोच है एक तरह की और इट इज़ बेस्ड ऑन कोऑपरेटिव लर्निंग। तो आप सबके साथ कोऑपरेट करके चलते हो। इसमें थॉट प्रोसेस यही है कि डूबेंगे भी साथ और स्विम भी साथ ही करेंगे। तो जो भी रिजल्ट आएगा इस डिस्कशन का उसके लिए सब रिस्पॉन्सिबल होंगे, एक पर्सन रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। ये फेस टू फेस इंटरेक्शन और वर्बल इंटरचेंज होता है इसमें आइडियाज़ का, जो आपको बेसिकली कॉन्फिडेंस भी आपका बढ़ाता है। म्यूचुअल सपोर्ट सिखाता है, स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच है ये। स्टूडेंट्स डिस्कशन कर रहे हैं तो उनके आइडियाज़ को वेलकम किया जा रहा है। एम क्या होता है? ताकि इंटेलेक्चुअल स्किल बन पाए, सोच डेवलप कर पाए, इस लर्निंग एबिलिटी बच्चे की अच्छी हो पाए, नई नई चीज़ें वो सोच पाए, क्रिएटिव हो पाए लर्नर। यही एम होता है ग्रुप डिस्कशन का। इंटरपर्सनल और स्मॉल ग्रुप स्किल टॉट म्यूचुअल कोलैबोरेशन। तो म्यूचुअल कोलैबोरेशन, साथ में काम करने के लिए जो आपके स्किल हैं वो डेवलप हो जाते हैं। प्रिंसिपल क्या है इसका? प्रिंसिपल क्या है कि ये गोल ओरिएंटेड होना चाहिए। ये नहीं कि आपकी डिस्कशन चलती जा रही है, इसका कोई गोल ही नहीं है। डिस्कशन हो क्यों रही है, क्या डिज़ायर्ड रिजल्ट आप चाहते हो, वो गोल ओरिएंटेड होनी चाहिए। इंटरेस्ट भी होना चाहिए, ऐसे टॉपिक्स और आपकी डिस्कशन के होने चाहिए। प्रिंसिपल क्या है इसमें? प्रोवोक करना नए नए क्वेश्चन। आप कुछ भी डिस्कशन कर रहे हो तो कोई बंदा कोई सवाल पूछ रहा है, कोई बंदा कोई सवाल पूछ रहा है, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आंसर्स मिलेंगे, रिस्पॉन्सेज आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा नए आइडियाज़ गैदर करेंगे।
अब प्रोवाइड करता है प्रिंसिपल क्या है कि बहुत ज़्यादा लंबी डिस्कशन ना हो, ये हमें फॉलो करना ही है। आपके पास एक हैंड आउट हो कि किस टॉपिक्स के बारे में बात करनी है और क्या क्या चीज़ों को हमें डिस्कशन करना है। और प्रिंसिपल ऑफ कंक्लूजन के अंदर ये है कि आप जो भी रिज़ल्ट ज़रूर निकले, कंक्लूड आप कर पाएँ कि इतनी सारी डिस्कशन का सार्थ आपका समाधान क्या निकला, रिस्पॉन्स क्या निकली, कंक्लूजन क्या निकली। फिर प्रिंसिपल ऑफ एप्लीकेशन, डिस्कशन के बाद क्या ये अप्लाई हो सकता है आगे की प्रॉब्लम्स के अंदर, या जनरलाइज कर सकते हैं हम इसे। तो ये प्रिंसिपल भी आपका आता है ग्रुप डिस्कशन में। लेटेस्ट टॉपिक के बारे में आप यूजुअली डिस्कस करते हैं ग्रुप डिस्कशन में। इवैल्यूएट कर पाएँ कि ग्रुप डिस्कशन इफेक्टिव थी भी या नहीं थी। प्रिंसिपल ऑफ सफिशिएंट इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, तो बेसिकली सफिशिएंट नॉलेज भी होनी चाहिए और इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए जिस टॉपिक के भी बारे में आप डिस्कशन कर रहे हैं। ग्रुप मेंबर्स कौन से होते हैं डिस्कशन मेथड में? स्टूडेंट, टीचर, स्टूडेंट और पार्टिसिपेंट्स, या आपके टीचर और लीडर्स और मॉडरेटर्स होते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 16 मार्क्स में आया हुआ है ऑलरेडी, तो आप इसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो दोनों चीज़ों को। सारी चीज़ें लिखी हुई हैं इसमें, आपके सारे एडवांटेजेस, प्रिंसिपल्स, आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स, सब चीज़ें हैं। आप स्टेप्स और एडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं। एटीट्यूड बेसिकली चेंज करता है, आपका मेंटल डेवलपमेंट बढ़ाता है, क्योंकि आप नए नए क्रिएटिव थिंकिंग, नए नए आइडियाज़, नए नए क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते हैं डिस्कशन के टाइम पे। और कम्युनिकेशन स्किल बढ़ता है, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और आप वार्तालाप अच्छे से कर पाते हो, प्रॉब्लम्स भी सॉल्व होती हैं। तो ये बहुत बड़ी एडवांटेजेस है ग्रुप डिस्कशन की। स्टेप्स क्या होते हैं इसके अंदर? स्टेप्स ये हैं कि सबसे पहला आप स्टेट करते हो, डिफाइन करते हो टॉपिक और इशू की किसके बारे में डिस्कशन करनी है। फिर आप ऑर्गेनाइज करते हो डिस्कशन को पूरे ग्रुप इन्वॉल्वमेंट के साथ कि कौन कौन इस ग्रुप में इन्वॉल्व होगा, इस डिस्कशन में इन्वॉल्व होगा। फिर आप पॉइंटेड क्वेश्चंस पूछ के डिस्कशन को कंटिन्यू रखते हो। फिर नए क्वेश्चंस आते हैं, ताकि जो डिस्कशन के दौरान ही नए नए क्वेश्चंस आते हैं और आप उन्हें नोट डाउन करते हो और उससे कंक्लूजन निकलती है। तो बेसिकली डिस्कशन की करते करते ही रिस्पॉन्सेस से, न्यू आइडिया से ही बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और कंक्लूजन निकलती है। अब ये जो इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है पार्टिसिपेंट की, वो आपकी थिंकिंग को और ओरल एक्सप्रेशन को डेवलप करता है एट दी एंड। किस किस तरीके की होती हैं ग्रुप डिस्कशन? तो अगर 16 मार्क्स में क्वेश्चन आए तो बहुत अच्छे से ये पॉइंट वाइज लिखना चाहो, बहुत इजीली आप लिख सकते हो। ये नोट्स को कॉपी डाउन कर लेना, बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है? टाइप ऑफ डिस्कशन है जिसमें एक प्रॉब्लम बच्चों को दे दी गई है और इसमें हम जज नहीं करेंगे कि उनके आइडियाज़ कैसे हैं। तो उनको बस ये प्रॉब्लम दे दी गई है ग्रुप को और बोला है कि अब अपने आइडियाज़ लाओ और इस चीज़ों को नोट डाउन करो, और बाद में उसे हम क्रिटिकली इवैल्यूएट नहीं करेंगे। मतलब टीचर उसको ये नहीं बोलेगी कि अच्छा आइडिया है, ये बुरा आइडिया है, हम जज नहीं करेंगे इसके अंदर। बस हम सारे आइडियाज़ को वेलकम करेंगे, सारे आंसर्स को वेलकम करेंगे। सेमिनार भी एक तरह की ग्रुप डिस्कशन है जिसमें आप या तो पेपर को रीड करते हो या ऐसे फॉर्म में आप समझाते हो। कंट्रोल डिस्कशन जिसमें क्वेश्चंस आप पूछते हैं बट एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में वो फॉलो होता है टीचर के, तो कंट्रोल डिस्कशन उससे बोलते हैं। सिंडिकेट मेथड के अंदर जो पूरी क्लास है वो 8-8 मेंबर में डिवाइड हो जाती है और सभी को सेम प्रॉब्लम दिया जाता है और रीडिंग मटेरियल दिया जाता है और फिर सब अपनी अपनी रिपोर्ट्स को देते हैं और वो सारी क्लास में बाद में डिस्कस होती है। हॉर्स-शू ग्रुप के अंदर 4 से 12 जो लोग हैं वो बैठते हैं एक हॉर्स-शू शेप के अंदर और उसने एक सबको एक कोई ना कोई एक टॉपिक या टास्क दिया जाता है जिसके बारे में आप डिस्कशन करते हो। अब लिमिटेशंस क्या है? डीमेरिट्स ये हैं कि ये मेथड डेजिग्नेटेड टाइम और प्लेस पे होता है जो कि आपकी इकोनॉमिकली ज़्यादा इतना अच्छा नहीं हो या आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा यूटिलाइज होती है, याददाश्त बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है इस चीज़ में। स्कूल करिकुलम में ये मास्टरी लर्निंग अप्रोच को हम फॉलो करते हैं स्किल डालने के लिए रादर देन डिस्कशन मेथड को। टीचर भी अवॉइड करती हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग मेथड है और बहुत ज़्यादा लार्ज क्लास में फॉलो नहीं हो पाता है। एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या हैं इसकी? ग्रुप डिस्कशन आपके फॉलोइंग स्किल्स डेवलप करता है स्टूडेंट के अंदर। क्रिएटिव थिंकिंग बढ़ाता है, इवैल्यूएशन अच्छी होती है, प्रॉब्लम सॉल्व होती है, ह्यूमन रिलेशन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती हैं, दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू आप एक्सेप्ट कर पाते हो, आपका जो शाई बिहेवियर है, क्वाइट जो बच्चे होते हैं वो भी आप कुछ ना कुछ कम्युनिकेट करने लेते हैं। तो आप डोमिनेट करने की जगह दूसरों के आइडियाज़ को भी वेलकम करते हो।
पेशेंस आती है आपकी नेगेटिव रिमार्क्स को भी डील करने की, और आपकी स्किल जो है स्पीकिंग और लिसनिंग और ऑब्जर्विंग के वो बढ़ते हैं। तो एजुकेशन करिकुलम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ये मेथड। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही बात करेंगे, बाकी की वीडियोस में भी मैं अपकमिंग टॉपिक्स को कवर करूँगी जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो अपकमिंग वीडियो को मिस ना हो तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्लस ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी कर सकते हैं, आप शेयर भी कर सकते हैं। कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।